नमस्कार बहनों, भाइयों, साथियों व प्यारे बच्चों, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। और हमारा विषय है भारत के संविधान से आपका परिचय। और इस कड़ी में हमारा जो यात्रा चली हुई थी वो थी आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 से हम आपका परिचय करा रहे थे। उसके बारे में हम काफ़ी कुछ बता चुके और अब हम लीडिंग केसों के माध्यम से उसमें जो नए आयाम जुड़े न्यायालय के माध्यम से अभी संवैधानिक भाषा में आपको समझा चुके। और इसका जो विस्तार जो है वो न्यायालय के माध्यम से कैसे हुआ और उसमें क्या क्या नए आयाम जुड़े, डायमेंशन उसका कैसे बढ़ा आगे समता का, उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले न्यायालय ने जो नई बात इसमें आई वो थी नैसर्गिक न्याय और मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण। इस विषय पे बहुत सारे केसेस आए जिनमें जजमेंट आया और एक नया डायमेंशन जुड़ा कि आर्टिकल 14 जो है वो मनमानेपन के विरुद्ध और नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध जो है वो रिलीफ देता है। अगर किसी के विरुद्ध कोई मनमानेपूर्ण तरीके से कार्रवाई की गई है या उसके विरुद्ध जितने जो भी कार्रवाई हुई है उसमें प्राकृतिक न्याय का ध्यान नहीं दिया गया तो इस आर्टिकल के तहत उसे रिलीफ मिलेगा। इस मामले में शुरुआत में 1952 में ये केस आया। ई.पी. रोप्या बनाम तमिलनाडु राज्य AIR, ये 1974 का केस था। और मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में सेम इसी बात पे। R.D. शेट्टी बनाम एयरपोर्ट अथॉरिटी AIR 1979। अजय हासिया बनाम खालिद मुजीब AIR 1981। DS नकारा बनाम भारत संघ 1983। ये जितने भी केसेस थे इन सब में यही बात आई कि नैसर्गिक न्याय और प्राकृतिक जो न्याय है वो ये आर्टिकल प्राकृतिक न्याय और मनमाने मन के विरुद्ध जो है संरक्षण है। तो इनमें क्या क्या बातें न्यायाधीशों ने कही उसके बारे में हम आपको बता दें कि तमिलनाडु का जो केस था ई.पी. रोप्या के मामले में उच्चतम न्यायालय ने समता की पारंपरिक धारणा को जो युक्तियुक्त वर्गीकरण के सिद्धांत पर आधारित है मानने से अस्वीकार कर दिया और एक नया दृष्टिकोण अपनाया। न्यायाधिपति श्री P.N. भगवती ने बहुमत के निर्णय सुनाते हुए यह कहा कि समता का गतिरोध धारणा है। समता एक गतिशील धारणा है जिसके अनेक रूप और आयाम हैं। इसे परंपरागत और सिद्धांतवाद की सीमाओं से नहीं बांधा जा सकता। अनुच्छेद 14 राज्य की कार्रवाई के मनमानेपन आर्बिट्रेनेस को वर्जित करता है और समान व्यवहार की अपेक्षा करता है। युक्तियुक्तता का सिद्धांत समता के सिद्धांत का एक आवश्यक तत्व है। युक्तियुक्त का अंग्रेजी में कहते हैं रीजनेबलनेस, जो अनुच्छेद 14 में सर्वथा विद्यमान रहता है। वस्तुतः समता और मनमानेपन एक दूसरे के शत्रु हैं। जहां कोई कार्य मनमाना किया जाएगा वहां असमानता अवश्य होगी। अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाए, अतिक्रमण माना जाएगा होगा। जहां पे ये जो मनमानापन होगा वहां ये मान लो कि आर्टिकल 14 के विरुद्ध माना जाएगा। ऐसे ही मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में भी सेम न्यायपति P.N. भगवती ने जो
ईपी रोप्या के मामले में जो प्रतिपादित समता का न्यूटन सिद्धांत की जो है पुष्टि इसमें दोहराई कि समानता समता एक गतिशील अवधारणा है और जिसमें अनेक आयाम हैं और इसे परंपरागत और सिद्धांतवाद की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। अनुच्छेद 14 की कार्यवाही में मनमानेपन को वर्जित करता है और समान व्यवहार को सुनिश्चित करता है। युक्तियुक्तता के सिद्धांत जो विधिक और दार्शनिक रूप से समता या गैर मनमानेपन का ही एक आवश्यक तत्व है और अनुच्छेद 14 में सर्वदा ये विद्वान रहता है। यही बात उन्होंने आगे दोहराई। तीसरा केस आया जिसमें ये बातें आई, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का केस था। AIR 1978 के मामले में न्यायमूर्ति श्री PN भगवती, सेम न्यायाधीश हैं PN भगवती, ने इस सिद्धांत को निम्न शब्दों में फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि अब ये अच्छी तरह से सुस्थिर हो गया है कि अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 14 जो है वो मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, क्योंकि जो काम मनमाना है वह आवश्यक रूप से समता के विरुद्ध है। वर्गीकरण का सिद्धांत, उसका प्रतिपादन न्यायालयों ने किया है, वह अनुच्छेद 14 के उद्देश्य को पूरा नहीं करता। यह एक न्यायिक सूत्र, जुडिशियल फॉर्मूला है जिसका प्रतिपादन इस बात की जांच करने के लिए किया गया है कि क्या कोई कार्यपालिका या विधायिका का कृत्य मनमाना है, अतः समता के विरुद्ध है। यदि वर्गीकरण युक्तियुक्त नहीं है तो उक्त दोनों शर्तों को पूरा नहीं करता तो यह विधायन का कार्यपालिका का कृत्य सरासर मनमाना होगा और इस प्रकार अनुच्छेद 14 में प्रत्यभूत समता का उल्लंघन होगा। तो ये जो है फिर दोहराई उन्होंने। इस प्रकार अनुच्छेद 14 जो है वो समता की गारंटी का अधिकार का क्षेत्र का विस्तार करता है और वर्गीकरण के सिद्धांत के आधार पर नहीं किया जा सकता। वर्गीकरण के सिद्धांत पे जो है समता का अधिकार का विस्तार नहीं किया जा सकता। इन निर्णयों के जो पूर्व में मत थे वो अनुच्छेद 14 के विशेष रूप से प्रतिषेध करता है, वर्गीकरण का नहीं करता। वर्गीकरण के जो सिद्धांत के दो सूत्र थे वो थे, वर्गीकरण जो है बोधगम्य अंतरक पर आधारित हो, इंटेलेक्चुअलिटी पे डिफरेंसिया होना चाहिए और अंतरक और कानून के उद्देश्य में संबंध हो, यानी कि जो भी डिफरेंसिया किया जा रहा है वो कानून के जो भी विधायिका का उद्देश्य है उससे मैच खाने वाला हो। ये दो सिद्धांत के आधार पर वर्गीकरण की बात न्यायपालिका ने ही सिद्धांत दिया। अनुच्छेद 14 का नकारात्मक पक्ष है, एक नकारात्मक पक्ष है, किंतु ये सिद्धांत के अनुसार, नए सिद्धांत के अनुसार युक्त जो है वर्गीकरण का सिद्धांत केवल एक न्यायिक सूत्र है जिसका प्रतिपादन इस बात की जांच करने के लिए किया गया है कि क्या कोई विधायी या कार्यपालिकृत मनमाना है जिसमें अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है। तो इस प्रकार से जो है ये मनमानेपन के विरुद्ध जो है ऐसे ही DL नकारा बनाम भारत संघ के मामले में AIR 1983 का केस था। सेंट्रल सर्विसेज पेंशन रूल 1972 को इस आधार पर अविधिमान्य घोषित कर दिया कि यह एक निश्चित तिथि के पूर्व सेना से निवृत्त होने वाले पेंशन भोगी के पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों को किया गया वर्गीकरण अयुक्ति और मनमानापन है। न्यायाधिपति श्री देसाई ने अनुच्छेद 14 में निहित समता के सिद्धांत और उसके निर्धारण की कसौटी को दोहराते हुए कहा कि अनुच्छेद 14 वर्ग विधान का प्रतिषेध करता है, युक्त वर्गीकरण का नहीं, बशर्ते वर्गीकरण उस कसौटी के आधार पर किया गया हो। मानव समाज का गठन असमान व्यक्तियों से होता है और एक कल्याणकारी राज्य जो है सामाजिक आर्थिक रूप से कम भाग्यशाली लोगों की दशा सुधारने का प्रयास करता है, जिनके लिए उसे विशेष विधि बनानी होती है जो उन पर लागू हो और उनकी दशा सुधारे। इसके लिए न्यायालय ने वर्गीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है ताकि उन कानूनों को
विधि मान्य रखा जा सके, किंतु न्याय राज्य को ऐसा करते समय उक्त दोनों कसौटियों का पालन करना चाहिए, जिसके अभाव में वर्गीकरण जो है अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करेगा और अवैध माना जाएगा। तो इसमें भी उसको राहत मिली, क्योंकि भाई जो है अगर जो भी डेट तुमने बताई उसके बाद में से पहले वाले या बाद की डेट के जो भी पेंशनर हैं उनको आप राहत नहीं दे रहे। ऐसा ही केस था मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य AIR 1983। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया गया कि दो प्रकार की अपराधियों के बीच मृत्यु दंड देने में एक जेल में आजीवन सजा काट रहे व्यक्ति द्वारा मृत्यु कारित करता है, तो वह जो सजा नहीं काट रहे उनके द्वारा कृत्य जो भी करता है में वर्गीकरण किसी तर्क संगत आधार पर नहीं है। धारा 303 के अधीन जेल में आजीवन कारावास काट रहे अपराधी द्वारा मानववध करने पर केवल मृत्यु दंड ही दिए जाने का प्रावधान है, जबकि धारा 302 के अधीन मानववध के लिए जो है न्यायालय मृत्यु दंड अथवा आजीवन कारावास दोनों में से कोई एक सजा दे सकता है, जबकि धारा 303 के अधीन न्यायिक विकल्प अपराधी को नहीं है उपलब्ध। उक्त आधार पे जो है अपराधियों के बीच में वर्गीकरण का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है, अतः वह अविधि मान्य है। अब मैं जो बात बता रहा हूँ आपके सामने मैंने रखी कि जो हमारी जो न्यायपालिका के जो न्यायाधीश हैं वो निर्णय सुनाते समय कभी कभार वो वकीलों के चंगुल में फंस जाते हैं और ऐसा निर्णय दे देते हैं जो समाज को भोगना पड़ता है। आज ये मिट्ठू के मामले में जो दिया हुआ निर्णय है आज समाज उसको भोग रहा है और उन्होंने कह के तीसरी करी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है 303। लेकिन उनका ये जो मत था उन बुद्धिमान न्यायाधीश का, हम उसकी आलोचना करते हैं, क्योंकि ये उस दौरान तो उन्होंने अपना जो है, क्योंकि उस समय और आज भी हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट में ठप्पा लगा रखा है न्यायाधीशों ने कि हम तो मानवाधिकारवादी हैं, और अपराधियों की जो कुकर्म हैं उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता कि ये जो अपराधी जो हैं इनको कठोरता के दंड की जरूरत है और ये बिल्कुल भी रहम के काबिल नहीं है, क्योंकि जब ये बाहर निकलते हैं या कोई ऐसा करते हैं तो ये उस समय ये नहीं देखते कि मानवाधिकार किसी दूसरे का भी है या नहीं है। तो भारत क्योंकि सनातन संस्कृति का देश है और श्री कृष्ण ने भी कहा है अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो कोई अधर्मी है व्यक्ति है वो धर्म की दुहाई दे तो ठीक नहीं है, अगर अधर्मी को अधर्म के माध्यम से भी दंड दिया जाए तो वह अधर्म नहीं है, वो धर्म ही है, क्योंकि धर्म की रक्षा करना सबसे जरूरी है। कि जो मानवाधिकार की जो दुहाई दे रहा है उसने अपने जीवन में कभी मानवों का अधिकार नहीं किया, तो उनको मानवाधिकार की क्या जरूरत है। अब इसमें जो धारा 303 और 2 की बात मैं बता दूं अपने दर्शकों को और पाठकों को, क्योंकि जो टेक्निकलिटी है वो वकील ही बता सकता है या विधि का विशेषज्ञ ही बता सकता है, तो मैं विधि विशेषज्ञ के नाते और संविधान विशेषज्ञ के नाते से आपको बता रहा हूं कि आईपीसी की धारा 302 जो है वो मानव वध मर्डर का जो केस है उसमें सजा सुनाने के लिए है। कोई आदमी किसी को मारता है और इस इरादे से मारता है कि इसकी हत्या हो जाए, तो उसके लिए 302 में दंड का प्रावधान है। दंड क्या है कि न्यायाधीश उस कृत्य पे देखेगा कि उसने किस तरीके से किसी की हत्या की है। अगर बर्बरता पूर्वक तरीके से हत्या करी है तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी, और अगर उसने घटना यानी कि उसकी के द्वारा किया हुआ कार्य की जो परिणाम जो मृत्यु है और उसने जानते पूर्वक तरीके से करी है
लेकिन इस बर्बरतापूर्वक से उसकी मृत्यु नहीं हुई। मर तो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि जो उनने बिल्कुल बर्बरतापूर्वक तरीके से मार दिया आदमी को, तो उसे आजीवन कारावास का प्रावधान है और वो जेल में चला गया। और जेल में जाने के बाद भी जेल में आजीवन कारावास उसकी भूल गई, और उसने या तो जेल के भीतर रहते हुए कोई दूसरा अपराध कर दिया, या आजीवन सजा काटने के बाद में जैसे जमानत पे बाहर आया और उसने फिर से मर्डर कर दिया। तो उसकी सजा के लिए धारा 303 बनाई गई थी, और जिसमें एक ही सजा थी, सजाए मौत। तो इसमें जो फैसला आया वो ये थी कि भाई ये मनमाने पूर्ण तरीके से आईपीसी में जो ये धारा बनाई गई है, मनमाने पूर्ण तरीके से बनाई गई है। बताओ आईपीसी कितने दिन से चल रही थी? तब तो ये जज साहब पैदा भी नहीं हुए होंगे जिन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, अविधि मान्य कर दिया, दुहाई देते हुए कि ये मनमाने पूर्ण तरीके से है। उसको तो विकल्प नहीं बन रहा। अरे भाई, जो कोई भी कठोर दंड का प्रावधान किया जाता है वो इसलिए करा जाता है ताकि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, अपराधियों के मन में भय रहे। आज क्या हो रहा है, जमानत पे आते हैं, मर्डर कर देते हैं, उनको तो पता है फांसी तो तुम्हारी होनी नहीं है, जेल में जाएंगे, दोबारा से फिर जमानत पे आ जाएंगे। तो आदि से जो समाज में जो अव्यवस्था फैली हुई है अपराध के मामले में, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों की ही फैलाई हुई है। उनके दिमाग में जो मानवाधिकार का जो भतूर घुसा हुआ है, उसके कारण ही ऐसा कुछ हो रहा है कि वे उधर से जमानत पे आते हैं, उधर ठा आदमी को मारते फिरते रहते हैं। क्यों? डर खोप तो है नहीं इनको, फांसी थोड़ी छूटनी है हमारा क्या होगा। तो ऐसा आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश में, जब ये योगी सरकार नहीं थी, मैं किसी की बड़ाई नहीं मार रहा, तो अपराधियों के मन में कोई खौफ नहीं था। और आज डर है कि भाई अगर हम अपराध करेंगे तो हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। पता नहीं ऊपर से क्या आदेश आ जाए, भाई निपटाओ, अपराधियों को कम करो। तो आज भी वही पुलिस है, वही प्रशासन है अपराधियों को, क्योंकि समाज में दो चीजें कभी नहीं रुक सकती, एक तो क्रोध और आपसी रंजिश। आप कितना ही सख्त कानून बना दो, अगर किसी के अंदर नफरत पैदा हो गई है, तो किसी आदमी को कत्ल करने का इरादा उसने कर लिया है, तो उसके मन के जो घृणा है, उस घृणा के आवेश में आके वो किसी का कत्ल कर सकता है। ये रुक नहीं सकता, कम हो सकते हैं लेकिन कभी नहीं रुक सकते। क्यों? ये आदमी के अंदर की जो जहर है वो कभी खत्म नहीं होता। ये जो मैं बता रहा हूं ये मनोविज्ञान है। दूसरा, अंदर से वासना, काम वासना, ये भी कभी नहीं रुक सकती। तो ये रेप के केस जो हैं, ये इनके बहुत से कारण हैं, उनके आधार पे घटते बढ़ते रहते हैं। लेकिन ये भी आप कहो कि भाई सरकार आ जाए और ये रेप बंद हो जाए, कितना ही सख्त कानून बना दो ये भी बंद नहीं हो सकते। कम हो जाएंगे रेसो इनके गिरफ्तार, क्योंकि कठोर कानून के सामने डर है होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अपराध होते रहते हैं। इनका आंसर भी श्रीमद् भगवत गीता में है। तो दार्शनिक कारण है ये अपराध हमारे शरीर से क्यों होते हैं, ये इनका अलग विकल्प है, मनोविज्ञान है इनका। लेकिन आप केवल आधार नहीं देखें, क्योंकि उद्देश्य इसमें फैसला सुनाते समय जज साहब ने उस सेक्शन का उद्देश्य नहीं देखा कि उसका उद्देश्य क्या है। कि एक तो वो अपराध मर्डर करके जेल में आकर ऊपर से दोबारा फिर मर्डर कर रहा है, जेल में कर रहा है, जेल में रहते हुए करवा रहा है मर्डर। तो मन में उसको डर नहीं है, तो ऐसे आदमी समाज में रहने लायक नहीं है, उनका समाज से हटा देना ही ठीक है। तो इस जजमेंट के बाद से ये तो धारा जो थी 303 ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई है। बाद में किसी भी न्यायपालिक, किसी भी विधायिका ने द्वारा सोचा नहीं कि भाई जो न्यायाधीश ने जो फैसला सुनाया है इसको हम संशोधन करके पलट दें। उन्होंने भी आंख मूंद ली। तो इस प्रकार से हमारी न्यायपालिका द्वारा जो जजमेंट हैं वो बहुत से समाज में और रोग पैदा कर देते हैं। अब कारण उन्होंने जो फैसला सुनाया, मैं इस पे नहीं जा रहा भाई क्यों दिया,
आगे ऐसे ही बहुत से केसेस हैं जिसमें जो है हमारे समाज की दशा और दशा को बिगाड़ने में जो है मानवाधिकारवादी न्यायाधीश और न्यायपालिका के कुछ बेतुके जो निर्णय रहे हैं, उनसे जो है जो गलतियां हुई हैं, उनके कारण समाज में जो है जो डर भय था समाज में कानून का, वो खत्म हो गया और सरकार पंगु हो गई। न्यायपालिका ने सरकार को पंगु कर दिया बहुत से मामलों में। ऐसा ही केस है एक प्रदीप टंडन बनाम भारत संघ। इसमें अपने अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया, 1984 का केस है ये, कि कुछ राज्यों को केवल डोमिसाइल या निवास के आधार पे योग्यता मेरिट करने के लिए MBBS और MS या MD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सभी स्थानों पर आरक्षण किया जाना अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण है, अतः असंवैधानिक है। क्या था कि अभी निर्धारित किया कि कुछ राज्यों के द्वारा राज्यों में केवल डोमिसाइल या निवास स्थान के आधार पर योग्यता पर विचार किए बिना, मेरिट पर विचार किए बिना MBBS, MS और MD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए स्थानों में आरक्षण किया जाना अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण है। केवल डोमिसाइल के आधार पर, मेरिट नहीं, भाई जो हमारे यहाँ के जो रहने वाले हैं, हमारे यहाँ पे जो डोमिसाइल वाले हैं, हम इनको आरक्षण देंगे भले ही उनकी मेरिट कैसी भी है। तो उन्होंने कहा यह असंवैधानिक है। न्यायाधिपति AN सेठ और रंगनाथ मिश्रा की ओर से न्यायाधिपति श्री भगवती ने बहुमत का निर्णय सुनाते हुए कहा कि उपयुक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि केवल विशेष राज्य के निवास और विशेष संस्था से के छात्र होने के आधार पर। उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए किसी योजना का उद्देश्य योग्यतम व्यक्तियों को चुनाव करने का होना चाहिए। योग्यता केवल निवास और अधिवास के आधार पर निर्धारित नहीं की जा सकती, इसके अनेक बातों पर ध्यान देना चाहिए। योग्यता इंटेलिजेंस के साथ में तीव्र मस्तिष्क, मूल विषयों का ज्ञान, गहन ज्ञान, कठिन परिश्रम और अनंत शक्ति और सामाजिक प्रतिबद्धता और निर्धन व्यक्तियों के लिए त्याग की भावना आदि बातें इसमें आती हैं। योग्यता के उक्त नियम के अनादर केवल दो आधारों पर ही हो सकते हैं। एक, राज्य की विशेष आवश्यकता जिससे मेडिकल शिक्षा दी जाए, जिन्हें मेडिकल शिक्षा दी जाए वे राज्य में ही रहें और यहाँ के लोगों की सेवा करें। दूसरा, क्षेत्र का पिछड़ापन, किंतु इस मामले में MBBS में आरक्षण 70% से अधिक नहीं किया जा सकता। आरक्षण भी 70% से अधिक नहीं किया जा सकता और MS तथा MD में तो निवास के आधार पर प्रवेश के लिए आरक्षण बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता। संस्थागत प्राथमिकता के आधार पर MBBS में अधिकतम आरक्षण 50% तक किया जा सकता है, किंतु इस सीमा पर समय समय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और इसे घटाना चाहिए। स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में MS, MD संस्थागत प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश के लिए कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए और प्रवेश केवल योग्यता के आधार पर संपूर्ण भारत की एक इकाई मानकर किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है और स्वागत योग्य है। न्यायालय ने पूरे देश में मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए पालन किए जाने वाली विधि को सुस्पष्ट किया और निश्चय ही यह निर्णय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में और हमारे संविधान का एक उद्देश्य में सहायक होगा। तो अब इस मामले में जो जजमेंट आया वो स्वागत योग्य है, लेकिन हमारी जो राजनीतिक जो संकुचितता है, अब कुछ राज्यों के राजनीतिक दल जो हैं वो अपने वोट बैंक के कारण
समाज में जहर घोलते रहते हैं और समाज के लोगों में ये जहर घोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम बाहर के जो लोगों को अपने यहाँ पे शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश नहीं देने देंगे, हमारे बच्चों को हम दाखिला करेंगे, ऐसा कानून बनाएंगे और नौकरियां भी बाहर वाले को नहीं लेने देंगे। तो बताओ, ये बेतुकी और मनमानापन कानून है जो संविधान के इस अनुच्छेद के सामने ठहरता नहीं है। क्यों? संविधान आर्टिकल 15 में जो है, जो वो शिक्षा का अधिकार उसमें आता है। शिक्षा या कहीं भी जो है, जो शैक्षणिक या कहीं भी प्रवेश लेना है और उसमें अगर इन आधार पे कि भाई ये दूसरे राज्य का है और हम अपने राज्य में इसको प्रवेश नहीं लेने देंगे, शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के मामले में या अन्य किसी मामले में कि भाई हम यहाँ रहने नहीं देंगे, तो ये जो है गलत है, आर्टिकल 14 के विपरीत है। केवल भारत में एक ही राज्य था जहाँ आर्टिकल 14 का उल्लंघन होता था, वो था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल के माध्यम से और बहुत से और कारण थे, निवास की जो भारत के जितने भी मूल अधिकार हैं वो वहाँ लागू नहीं होते थे बहुत से, और संविधान पंगु बना हुआ था। 370 हटने के बाद में पूरे देश में भारत का संविधान लागू है। तो ये जो बातें हैं जो इस जजमेंट में आई वो काफ़ी हद तक ठीक है कि भाई योग्यता के सामने आरक्षण टिकता नहीं है कुछ मामलों में, कि भाई हर आदमी को हक है, अगर उसकी मेरिट में जगह बन रही है तो उसको इस आधार पे आप नहीं कह सकते कि आप बाहर के राज्यों के हैं, हम आपको प्रवेश नहीं देने देंगे यहाँ पे, तो यह असंवैधानिक है। इसी प्रकार से सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 जो पक्षकारों को दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापन, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का अधिकार प्रदान करती है, वह पक्षकारों को मनमाना करने की शक्ति नहीं प्रदान करती, पक्षकारों को मनमाना करने की शक्ति प्रदान नहीं करती और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती, अतः संवैधानिक है। उक्त अधिनियम में क्या था? उक्त अधिकार विवाह की प्रकृति में ही निहित है। धारा 9 केवल संहिताबद्ध करती है, इसे संहिताबद्ध करती है, उसका अनुपालन जो है करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध संपत्ति की जब्ती की डिक्री पारित की जाती है। धारा 9 का दुरुपयोग के लिए पर्याप्त संरक्षण उपलब्ध हैं। यह सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करती है और विवाह संबंधों के टूटने से रोकने में सहायक होती है। न्यायालय ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा सरिथा बनाम डी वेंकटेश सुबैया के निर्णय को उलट दिया और धारा 9 को अनुच्छेद 14 और 21 के अतिलंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसमें असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो बहुत से मामले जो न्यायपालिका जो है वो संतुलन बनाने के लिए भी है और किसी मामले में उनसे चूक भी हो जाती है। ऐसा ही एक और केस है सुनील जेटली बनाम हरियाणा राज्य के मामले में, वो 1984 का केस है। इसी मामले में आधुनिक केस भी आ चुके हैं। मामले में MBBS और BAMS पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए गांव के स्कूलों से 1 से 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने वालों को किए गए आरक्षण के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया गया और गांव के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त और शहरी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त में छात्रों में किया गया वर्गीकरण को बोधगम्य अंतरक पर आधारित नहीं है और न ही जो इसमें जो डिफरेंस है वो कानून के उद्देश्य से कोई युक्त संबंध है। और वर्गीकरण जो है अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करता है तथा असंवैधानिक है। गाँव में छात्रों को भी 11वीं 9वीं से 12वीं तक शहरी छात्रों के साथ में ही शिक्षा प्राप्त करना होता है। इस प्रकार दोनों प्रकार के छात्र समान परिस्थितियों में ही रहते हैं। अतः गाँव में स्कूलों में जो शिक्षा प्राप्त
छात्रों को मेडिकल प्रवेश के समय स्थानों का आरक्षण करना एक कृत्रिम वर्गीकरण है जिसकी अनुमति अनुच्छेद 14 नहीं देता है। उसमें वर्गीकरण ये था कि गांव का जो बच्चा पढ़ा, गांव का जो रहने वाला है उसको कुछ सीटें आरक्षण कर दी गई थी, कुछ को उनको कोटा दे दिया गया था, और जो शहर में पढ़ने वाला जो बच्चा है उसकी तुलना में उसको अधिभार दिया गया था। तो इस प्रकार से इसको भी ये जो है गलत माना कि भाई ये विभेद ठीक नहीं है। अब मैं जो कह रहा हूं, आप कोई भी उद्देश्य है राज्य सरकार का, आप उसको सीधे से आप कैसे नकार देंगे? अगर राज्य सरकारों का ये उद्देश्य था कि जो गांव के जो बच्चे, परिवेश के जो बच्चे हैं, अगर वो शिक्षा, वहाँ के जो गांव के जो रहने वाले हैं, अगर उनको MBBS में कुछ सीटों को तरजीह उन्होंने दे दी, तो उनका उद्देश्य ये था कि गांव के में भी जो है मेडिकल शिक्षा के लिए लोगों को प्रोत्साहित होने का मौका मिले, कि भाई गांव का बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है, उनके अंदर भी आत्मविश्वास आएगा। और इसलिए उन्होंने ये जो है, इस उद्देश्य से उन्होंने जो है कोई नोटिफिकेशन जारी किया, तो वो उस पर भी ध्यान देना चाहिए था। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उस समय क्या होता है कि जो कुछ जाल जो बुना जाता है वकीलों का, वो इस प्रकार का होता है कि उसमें उलझा देते हैं न्यायाधीश को, और न्यायाधीश कठोरता का निर्णय भी दे देता है। उसमें इस बार पे ध्यान नहीं दिया कि भाई, उन्होंने कहा कि भाई ये कि इसकी क्या गारंटी है कि वो जो गांव का बच्चा है वो शहर में नहीं पड़ा है, तो वातावरण तो उनका वही हुआ। तो फिर इस आधार पे तो ये जो आरक्षण मिले हुए हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिले हुए हैं, ये भी कभी के खत्म हो जाने चाहिए थे। तो इसमें क्या है भाई, कोई शहर में रह रहा है, कोई गांव में रह रहा है। भाई शोषण गांवों में होते थे उस समय पे, जो कहानी बताई जाती है। तो बहुत सी बातें हैं जिन पे न्यायपालिका चुप्पी साध जाती हैं, और अगर वो कोई कोशिश भी करता है तो फिर सरकार चुप्पी साध जाती है। तो मैं जो कह रहा हूँ कि मतलब ये जो आर्टिकल 14 है, ये कभी कभी सरकार के सामने बैरियर ला देता है, और कोई योजना वो लेके आ रही है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देती हैं। अगला केस ऐसा ही, क्योंकि लंबी बातें हैं, अगर एक एक केस पे डिस्कस करें तो काफ़ी समय बीतता है। एक और केस लेते हैं कि आत्म प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य के मामले में हरियाणा राज्य में लागू पंजाब प्रिवेंशन एक्ट 1913 की धारा 15 को विधि मान्यता को इस आधार पर चुनौती दी गई कि वह अनुच्छेद 14, 15 और 39 से का अतिक्रमण करता है। अधिनियम की धारा 15 के अधीन संपत्ति विक्रेता में रक्त संबंधी वालों के पक्ष में प्री इमेशन अग्रह क्रियाधिकार के किया गया वर्गीकरण युक्त नहीं है और अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करता है, अतः असंवैधानिक है। रक्त संबंध या गोत्रता के आधार पर अक्रय क्रियाधिकार सामंतवादी काल का अवशेष है और यह संवैधानिक योजना और आधुनिक विचारधारा से बिल्कुल असंगत है। धारा 15 में क्रियाधिकार में हकदार भाई बंधुओं की सूची त्रुटिपूर्वक है। एक ही श्रेणी के रिश्तेदार इससे बाहर रखे गए हैं क्योंकि वे या तो स्त्री हैं या स्त्रियों के माध्यम से संबंधित हैं, जैसे पुत्र की पुत्री, पुत्री की पुत्री को सुफा का अधिकार नहीं प्राप्त है, जबकि पिता के भाई के पुत्र को यह हक दिया गया है। धारा के अधीन यदि संपत्ति का एकल स्वामी अपने पिता, माता, बहन, बहन की पुत्री, पुत्री की पुत्री या पुत्र के पुत्री को संपत्ति बेचता है तो विक्रेता के पिता के भाई का पुत्र सुफा के अधिकार का प्रयोग करके इसे रोक सकता है। उक्त वर्गीकरण युक्त नहीं है, अतः धारा 15(1)(a), 15(1)(b), 15(1)(c और 15(2) असंवैधानिक है। अब ये जो केस है ये भी ऐसा ही है। जो न्यायपालिका है, न्यायाधीश है, उन्होंने जो परिस्थिति थी, जो उद्देश्य था, वो नहीं समझा और खटाक देने से कह दिया असंवैधानिक है।
उद्देश्य ये था इस एक्ट का कि भाई जैसे उन्होंने वो प्रैक्टिकलिटी नहीं देखी कि भी जो ज़मीन होती है, खेत होता है, जब उसमें कोई बीच में कोई बाहर का आदमी आ जाता है खरीदार, तो जो पास पड़ोसी होते हैं उनका जो परेशानी उन्हें होती है, तो उनका ये हक होता है कि भाई अगर हमारे पड़ोस में कोई हमारे परिवार की कोई ज़मीन है तो बाहर का आदमी क्यों खरीदे, हम ही उसको खरीद लें। तो ये उनका हक बनता है कि भाई हमारी जो पारिवारिक संपत्ति है उसमें बाहर का आदमी दखल ना दे, खरीदे नहीं, तो उसके जो करार था उस पर रोक लगा देते थे कि भाई इसको हम खरीदेंगे। तो ये जो उद्देश्य था वो ये था कि भाई जो हमारी जो घरेलू जो संपत्ति है उसमें हम घर के आदमियों के पास में ही रहे, बाहर के आदमियों को ना जाए। बाहर का मतलब है कि अब इसमें क्या उद्देश्य उन्होंने दूरबीन लगाई, जिस किसी वकील ने था भाई मैं महिला होने के कारण, महिला का मतलब उसमें बात आई कि पुत्र की पुत्री, अब वो पुत्री की शादी हो गई है तो उनके ससुराल वाले आके यहाँ जमीन खरीदें, या उनके ऐसे ही बहन की, मतलब उनके भाई नहीं है किसी के और वो बहनें हैं और उनके शादी हो गई और वो आके कहे कि भाई जो हम उनको वो बेच रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को उन्होंने बेच दिया बाहर के तीसरे आदमी को, तो ये उनको अधिकार था रोकने का कि भाई ये इसको ना बेचो, आप बेच ही रहे हो तो इसको हम खरीद लेंगे, हमारी ज़मीन है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास में रह जाए। तो उन्होंने ये दूरबीन लगाई क्योंकि समाज में कुछ जो न्यायाधीश महोदय हैं उनको महिला पुरुष इसकी ये पितृसत्ता है, फलानी है, ढिमकी, मतलब उन्होंने अपने आप को ये साबित करना है कि हम तो बड़े समानतावादी हैं। लेकिन जो उद्देश्य था अधिनियम का वो ये नहीं था कि महिलाओं के साथ विभेद हो रहा है या भाई उनका हक है, उनको ज़मीन मिल रही है, अगर वो बेच रहे हैं ज़मीन तो किसी थर्ड पर्सन को ना बेच के वो परिवार के लोग ही उसे खरीद लें। अगर उनको बेचना ही है तो उनको, तो उन्होंने कहा ये पूरा एक्ट ही असंवैधानिक है, ये जो सेक्शन है जो ये उनको जो अधिकार देती है उनको ये कह दिया असंवैधानिक है। जबकि वो इस तरीके से कोई विभेद नहीं था कि मतलब जो है कि वो भाई परिवार के जो लोग हैं, अब इसमें कहा कि जो बेटा है या भतीजा है वो अगर याचिका लगा देता था, मतलब एप्लीकेशन लगा देता तहसीलदार के पास में, भाई साहब मेरा हक है, मैं इसे खरीद रहा हूँ, आप इसे ना बेचने दें, तो करार जो है वो रुक जाता था। तो उनके वकीलों ने यही तर्क दी कि साहब ये महिला है और इस कारण से जो है ये जो बेचना चाह रही है और इनको महिला होने के कारण जो है ये रोका जा रहा है, तो ये विभेद है आर्टिकल 14 का। जबकि जो उसका उद्देश्य था वो ये नहीं था कि महिला में विभेद हो रहा है, ये था कि परिवार की संपत्ति, परिवार के जो हैं भाई ये तो बेच कर चले जाएंगे, किसी को बेच देंगे, या चलिए बेच रहे हैं बाहर के आदमी को तो उसकी वजह हमको ही दे दें। तो ये पूरा का पूरा जो एक्ट था वो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। तो इस मामले में जो विधायिका का जो उद्देश्य था उस पर ध्यान नहीं दिया और बड़े कठोरता से इसको असंवैधानिक कर दिया। उसके बाद की स्थिति में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसके स्थिति में क्या होता है कि जो संबंध है वो बिगड़ने लगे, एक दूसरे को मारामारी तक होने लगी। तो जब उनका जो अधिकार, मतलब जो सीधा एप्लीकेशन के माध्यम से जो समस्या का समाधान हो जा रहा था वो मनमुटाव पे पहुंच गया, तो समाज में तो असंतुलन ही फैला। आप कह रहे हो, आप ऐसे कह सकते हैं, मतलब कैसे कह सकते हैं कि वो महिला पुरुष के बीच के कारण ये था कि भाई समाज की जो घरेलू जमीन है और किसी कारण से उनके वारिस जो है वो महिलाएं हैं, महिला रह गई, उनकी शादी हो गई है और वो किसी और आदमी को जमीन बेचना चाह रही हैं, तो उसमें जो उनके जो परिवार के जो पुरुष जो उत्तराधिकारी में से रक्त संबंध में से थे वो उस पर रोक लगवा देते थे। वो उनका जो अधिकार था वो जायज़ अधिकार था कि भाई आप तो यहाँ पे या तो खुद खेती कर रहे हो तो ठीक है, अगर आपने वो बेचनी ही है तो हमको दे दो।
अगर वो उनको तो दे नहीं रहे, बाहर के आदमी को, जो थर्ड पर्सन को उनके बीच में बाढ़ रहे हैं, तो ये जो था उनका अधिकार था, और ये अधिकार न्यायाधीश महोदय ने एक झटके में ख़त्म कर दिया। तो बहुत से निर्णय जो हैं वो भविष्य के, अब जो कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं या कुछ जो है इस मानसिकता के, वो तो कहेंगे बहुत बढ़िया साहब, लेकिन जो सामाजिक स्तर के हैं वो ये कहेंगे कि भाई समाज में तो ये जो है सही मैसेज नहीं गया। भाई ये ज़मीन जायदाद के मामले हैं, भाई उसमें जो मौके की चीज़ होती है, देखी जाती है कि भाई ये जो हमारे हाथ से जो हमारे भाई की जो संपत्ति थी वो निकल गई है, और अगर इनके कोई पुत्र वारिस होता तो वो आगे ना वही बात कि पितर, भाई आप एक तरफ तो बात कर रहे हो कि लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है, और आप जो है उनको जो है वो जो लड़की होने का जो वो फर्ज पूरा नहीं कर रही है, और वो जो है अपने परिवार के जो भाई बंद हैं उनसे अलग जाके किसी थर्ड पर्सन को उसके उनके जमीन जायदाद के बीच में मकान में वो घुसेड़ रही हैं। तो उनसे क्या है कि समाज में जो भाईचारा है, जो पारिवारिक रिश्ता है, उनमें दरारें आती हैं। उन दरारों को रोकने के लिए जो अधिनियम है ये काम कर रहा था, जो इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। मैं ना तो उस एक्ट की बड़ाई मार रहा, ना मैं न्यायाधीश के कृत्य की ये कह रहा कि उन्होंने गलाई काट दिया किसी का। सबकी मैंने बताया था आपको, आपके सामने, कि ये जो निर्णय आएंगे उनमें आपको क्षोभ पैदा होगा कि भाई देखो किस तरीके से जो है इस आर्टिकल को तोड़ा मरोड़ा जाके जो है जजमेंट दिए जाते हैं। ये मैंने कहा कि ये कला जो है अगर जिस किसी को आ गई तो अच्छा वकील बनता है, वरना जो है इस तरीके से इसमें तोड़ा मरोड़ा गया। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि भाई ऐसे तरीके से वो आधार बना के उनको जो है वर्गीकरण को असंवैधानिक करा देंगे। अब इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि समय बहुत हो गया, आगे हम इसको जारी रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो को ध्यान से देखें, हमारी जो बातें हैं उनको समझें और अपनी धारणा को बनाएं। ये नहीं कि जो मैंने कह दिया, कुछ भावनाओं में बातें हमारी मुंह से निकलती हैं तो वो किसी को गलत लग रही हैं, तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं कि भाई जो है भाई मेरे ये विचार हैं। मैं किसी की भावनाओं भड़काने की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, और ना मैं वो ऐसी बातें कर रहा कि जो अवैध हैं। मैंने कहा कि भाई जो समाज को कोई भी जजमेंट आना से आए, वो ये देख के आए कि हमारे जजमेंट के दूरगामी परिणाम क्या होंगे, ना कि तात्कालिक राहत मिले। तात्कालिक राहत देने के बाद में समाज की में क्या उसका परिणाम होगा, ये भी न्यायाधीशों को सोचना चाहिए। और ये ऐसी राहत, फौरी राहत देने में बड़ाई वाह वाह तो होती है, लेकिन बाद में उसके जो दुष्परिणाम होते हैं, मैंने 303 आर्टिकल का सेक्शन का बताया कि लोगों में अपराध की प्रवृत्ति का डर, जो भय था वो निकल गया। जो ये था भी तेरे को फांसी हो जाएगी, तो मर्डर दूसरा कर देगा, तो वो शांत रहने की कोशिश करता था और अपराध करने से एक बार को सोचता था। लेकिन जब ये होगी कि भाई तुझको तो फांसी नहीं होनी है, उम्र कैदी होनी है, चाहे तो 10-100 मर्डर कर ले, तब क्या होगा? समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। तो सरकार को, न्यायपालिका को इन मामले में, आपराधिक मामलों में ध्यान देना चाहिए, और सामाजिक मामले में जो ताना बाना है उसको इस तरीके से आप छिन्न भिन्न ना करें कि वो समाज का, क्योंकि समाज में अगर जो है जो बेस ही खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? समाज न्यायपालिका की धारणा से नहीं चलता। समाज के कुछ नैतिक मूल्य होते हैं और समाज को जोड़ने में उनका ताना बाना बहुत जरूरी है। जिस किसी का जब ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाता है, तो जिस समाज में जो लोग रहते हैं उनकी पीड़ा को कोई बता नहीं सकता कि भाई हमारे साथ में कितनी ज्यादती हो रही है। और समाज में एक और चल रहा है कि झूठी शान के कारण ये काम कर दिया है। तो भाई झूठी शान क्या होती है भाई, हमारे तो समझ में नहीं आया आज तक। भाई किसी का भाई झूठी शान के लिए जो है उन्होंने मर्डर कर दिया, भाई झूठी शान क्या होती है? हमारे तो आज तक समझ में नहीं आया भाई झूठी शान क्या है। अगर किसी न्यायाधीश की कोई उनके मुंह पे कोई थोड़ी सी आलोचना कर दे तो उनकी तो शान वहीं खंडित हो जाती है और तुरंत दंड दे देते हैं। तो अब क्या न्यायाधीश की वह झूठी शान है या सच्ची शान है? तो हमारे तो समझ में नहीं आता कि भाई न्यायाधीशों के जब कोई जरा सा कमेंट कर देता है, बेइज्जती कर देता है, तो वो कंटेम्प्ट बता देते हैं। और किसी परिवार की कोई सदस्य जो है उनकी
जितनी जो जो बनाई हुई साख है, एक साख होती है, साख अगर गिर जाए तो उसको साख को दोबारा बनाने में काफ़ी समय वक्त लगता है, और उस साख के गिरने के कारण क्षोभ में आके कोई आदमी कृत्य करता है तो उसको झूठी शान आप कैसे कह सकते हैं। इस तरीके तो परिवार का पालन पोषण ही होना बंद हो जाएगा। अगर किसी को ये लगे कि भाई ये आदमी, ये बच्चा जो है या परिवार का कोई सदस्य, हमारे जो नैतिक मूल्य जो हमने परिवार के बनाए हैं अब कहते हैं वो जो झूठे नैतिक मूल्य हैं, तो फिर समाज तो स्वच्छंदता से तो नहीं रह सकता। अगर स्वच्छंदता से रहेगा तो समाज कहाँ टिकेगा, तो सबकी मनमानी होएगी। तो अगर मनमानी होने के कारण ही, मनमानेपन के कारण ही जब सरकार कोई कानून बनाती है तो वो असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है, तो एक आदमी मनमानेपन से अपनी ज़िंदगी जी रहा है और उसके कारण जो है दूसरे समाज के जो लोग हैं उनको हानि पहुंच रही है, तो वो कैसे संवैधानिक हो जाएगा भाई, कैसे हो जाएगा। कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तो आपको राहत देनी पड़ेगी। ये जो समस्या है, मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ वो रोजाना का किस्सा है। परिवार में कोई जो है सदस्य अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहा है तो किस लिए पाल रहा है, वो इसलिए पाल रहा है कि वो बड़े होके वो अपनी मनमानी करेंगे और हमको पूछेंगे ही नहीं, और हमको दुत्कार के और हमारे जो बने हुई प्रतिष्ठा है उसको तोड़ के और जो हमको अपने मनमानेपन से आगे कृत्य करेंगे है। तो क्या उसके पास में है, उसके पास में क्या राहत है, कानून ने क्या राहत दे रखी है भाई, यही कि भाई मैं तुझे संपत्ति से बेदखल कर रहा हूँ, भाग जाए यहाँ से, या क्या है उसके पास में राहत, बस इतनी सी। तो बताओ क्या उसका गुस्से का या उसके जो है भाई कुछ तो उसे राहत मिलनी चाहिए कि भाई अगर मान लो कोई अपनी मर्जी से ही शादी कर रहा सही है तो माँ बाप की भी तो मंजूरी की जरूरत है, उनको भी तो पता होना चाहिए कि भाई तुम्हारे बच्चे कर क्या रहे हैं। इतनी तो नैतिकता कानून में भी हर जगह न्यायाधीशों को भी होनी चाहिए कि भाई कोई भी करते एक अचानक पता पड़े कि तेरी लड़की ने या तेरे लड़के ने तो बच्चे ने तो ऐसे ऐसे काम कर लिया। तो माँ बाप के सपने होते हैं, हर किसी के होते हैं, इसीलिए बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं वो है, और वो बच्चों के कारण इस तरीके के भंवर में फंस जाते हैं, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। आजकल आप देख रहे हो क्या क्या स्थिति बदल रही है, कोई कहीं से जो है जिहाद चला हुआ है कि लव जिहाद चला है, फलाना चला हुआ है। अगर वो शुरुआत के स्तर पे ही रोक दिया गया होता, कानून का उसमें बल होता या समाज का बल होता, समाज की जो परंपराएं हैं, अभी अब समाज की परंपराओं को के खिलाफ भी है ये जो कोई कार्य हो रहा समाज की परंपरा है उनको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करता है। आर्टिकल 14 समाज की परंपराओं को नहीं मानता है। तो ये जो अनुच्छेद है इसका जो दायरा न्यायपालिका ने अपनी धारणा के कारण जो इसको बढ़ाया है वो समाज में दुधारी तलवार का भी काम कर देता है। कभी कभार समाज का भला भी कर देता है, कभी कभी समाज का नुकसान भी कर देता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि हमने किस तरीके से इससे राहत लेनी है। और न्यायाधीश महोदय अगर उसको दुधारी तलवार से चलाने का प्रयोग कर रहा हो तो न्यायाधीश महोदय की तलवार भी के सामने में ढाल लगाने की कला आनी चाहिए कि भाई आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, ऐसे समाज में बहुत ही बड़ा आघात पहुंचेगा। तो इसलिए मैं अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उनसे कह रहा हूं कि भाई इस आर्टिकल को अच्छी तरीके से समझें और समाज को दिशा, अच्छी दशा और दिशा, समाज प्रगति भी करे, प्रगति में रुकावट भी ना हो। और इसलिए ये जो आर्टिकल है बहुत ज़रूरी है इसको समझना। तो आगे हम वीडियो में बताएंगे। मनमानेपन के कारण मैंने बहुत बता दिया, इसमें आगे जितने भी आप हैं अपने आप ही नए नए केसों को पढ़ें, क्योंकि मैं पढ़ाने इसी पे लगा रहूँगा तो फिर तो सालों लग जाएंगे। आगे है बंद का आयोजन अवैध और असंवैधानिक है। जो ये बंद करते हैं यूनियन वाले, ये हम चक्का जाम कर देंगे वगैरह जो हैं, ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। समान कार्य समान वेतन, ये भी इसी में आता है। समान कार्य पे समान वेतन मिलना चाहिए, लेकिन इसमें जो न्यायाधीश महोदय जो जजमेंट देते हैं उनका जो सोच का जो नज़रिया है वो उस समय पे ये नहीं देती सरकार का उद्देश्य क्या था। और कोई नौकरी ऐसी नहीं है कि समान कार्य समान ही उनका कार्य है। अब जैसे गेस्ट टीचरों की बात करूं मैं, चलती हुई बात है,
तो जो गेस्ट टीचर होते हैं वो काम नहीं करते जो एक परमानेंट टीचर करता है। उनका काम है केवल क्लास ली और अपने घर को पहुंच गए। जो सरकार की तरफ से और जिम्मेदारी दी जाती हैं, जैसे जनगणना में ड्यूटी लगना, चुनाव में ड्यूटी लगना है, और बहुत सी जिम्मेदारी आती हैं सरकार की तरफ से, वो जो गेस्ट मास्टर जो होते हैं वो उस काम को नहीं करते और उनको उस काम से अलग रखा जाता है। तो समान कार्य समान वेतन कहाँ से होगा? और ना उनको जो जिम्मेदारी सरकार से जुड़ी हुई जिम्मेदारी की जो बल है कि भाई हम सरकार का जो हमारे साथ जो जुड़ाव है वो नहीं रहता। आप केवल अतिथि के तौर पे कि भाई बच्चों की पढ़ाई ना मारी जाए, इसलिए व्यवस्था बना के आपको घंटे के हिसाब से आपका वेतन तय करा था पहले, बाद में उसको एक पूरा टर्मिनोलॉजी दे दी और फिर बाद में वो चाहते भी नहीं है कि हम नौकरी छोड़ दें और सरकार पे प्रेशर बनाते हैं कि साहब हमको ही रखे रखो, साहब हमको ही रखे रखो, और तरह तरह के आंदोलन करते हैं, ना जी हमारी नौकरी, साहब हम बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। वो चाहते ही नहीं है कि सरकार हमको हमारी जगह दूसरों को रख ले। भाई अतिथि तो कुछ दिन का होता है और उसके जगह पे दूसरा अतिथि आता रहता है तो अतिथि बदलता रहना चाहिए। आप ये कह रहे हो कि ये सोफा मेरा ही रहेगा, अतिथि मैं ही परमानेंट हो जाऊं, और फिर जब कुछ साल निकल जाते हैं और फिर अपील करते हैं कि साहब समान कार्य है जी हमारा, इतने दिन से हम कर रहे हैं, अब हमको पक्का कर दो जी इसी में, अब हमको पक्का कर दो। और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है जी, देखो जी हमारे साथ तो बड़ा धोखा हो रहा है, हमारे साथ हम तो समान कार्य करते हैं और हमको इतना सा ही वेतन मिलता है जी। फिर वो सरकार की गर्दन पकड़ने के नौबत पे आ जाते हैं और वो कहते हैं साहब मेरा ही है जो कुछ है, अब तो जो कुछ भी है ये मुझे ही मिलना चाहिए, और उनकी सोच लोभ में डूब जाते हैं वो बिल्कुल, और कहते हैं भाई ये पोस्ट तो मेरी ही हो जानी चाहिए। अरे भाई तू अतिथि के तौर पर लगा था और तूने जो है किसी और को आगे मौका भी नहीं दिया कि भाई दूसरा भी आके उसके जो है काम कर सके। अतिथि तो ये भाई आज यहाँ दूसरी जगह ठहिया आपका, लेकिन आपने तो वो कुर्सी पकड़ लिया अतिथि की और बाद में कहने लगे हमको ही परमानेंट कर दो यहाँ पे। तो ये जो बातें हैं उस दौरान समान कार्य समान वेतन वाली जो बातें हैं कि जो धारणा है वो कभी भी एक जैसी नहीं होती। उनमें जब उनकी जो नियुक्ति होती है, उस नियुक्ति की जो प्रकृति होती है उनमें भी अंतर होता है, उनमें जो रूल होते हैं वे भी अलग होते हैं। अगर सरकार उनको बार बार ना दोबारा से जो है ना लेके भाई दोबारा से करने पड़ेगी, बच्चों की पढ़ाई मारी जाएगी, उनको दोबारा से जो उनको टर्म उनका बढ़ा रही है, तो वो उसकी जो प्रकृति है वो चेंज नहीं हो रही। प्रकृति तो अस्थायी ही है। भाई आपको इससे बढ़िया दूसरा काम मिल रहा तो आपको छोड़ सकते हैं, कोई ये तो है नहीं कि आपको दंडित किया जाएगा। तो इस मामले के निर्णय जो सुनाते समय न्यायाधीश महोदय को जिन लोगों को बेचारों को रोजगार ही नहीं मिल रहा उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि भाई इन लोगों ने तो उनकी जगह ही खाली, इनकी तो जगह ही कब्जा रखी है, तो इनका जो लोभ में ये डूबे हुए हैं तो किसी को मौका नहीं दे रहे, खुद ही असंवैधानिक लोग हैं। तो ऐसे जो है असंवैधानिक प्रकृति के जो सामने जो भी आप जो अपील लेके आते हैं उनकी जो सोच है, जो उनका जो इतिहास है कि भाई इन्होंने इतने दिन से इसको नौकरी को अपने पक्ष में पकड़ के रखा और दोनों हाथों से पकड़ लिया, किसी को दूसरे को मौका ही नहीं देने दिया इन्होंने, तो ये मनमानापन तो इनका भी है। तो सरकार को ये कहने की बजाय कि भाई ये मतलब जो है इनका जो आधार ज़्यादा है, तो ये पलड़े में जो है समाज के जो और लोग हैं जो उसी कतार में खड़े हुए हैं उनको तो इंसाफ हो नहीं रहा, उनका जो हक है, संवैधानिक अधिकार है, वो भी तो ख़त्म हो रहा है। तो इस ऐसे मामलों में बहुत से केसेज आए जिनमें उनको राहत मिली, किसी को नहीं मिली। तो आगे जो है इनमें जो समान कार्य समान वेतन के भी हम 1-2 केस बताएंगे और बड़े इंटरेस्टेड हैं ये। आपको मेरा अनुरोध है सभी दर्शकों को कि भाई आप संवैधानिक जो केस हैं इनको पढ़ें। जो विधि के छात्र हैं उनसे तो खास तौर से कह रहा हूँ कि इनके जितने भी केसेज हैं लेटेस्ट अप टू डेट वकील को रहना चाहिए आज के परिस्थिति में। तो इस वीडियो में इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।